हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। हम सोशल साइंस की क्लास 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं। आज क्लास 3 है। चैप्टर 1 इससे पहले हमने करा दिया है और आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोशल साइंस में क्या क्या समझ होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, इससे पहले जो भी हमारी लेक्चर्स हैं वो जरूर देखिएगा, तब आज की क्लास हमें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव। सोशल साइंस स्टडी पीपल एंड सोसाइटी। सोशल साइंस जो है वो पीपल एंड सोसाइटी के बीच स्टडी करती है। बट सोशल साइंस डज नॉट लुक, सोशल साइंस जो है वो सोसाइटी हर जगह सेम नहीं होती। ठीक। द क्वेश्चन ए कंट्री आस्क द प्रॉब्लम इट फेसेस। क्वेश्चन ये है कि हर कंट्री की ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री अलग है, वहां की इकोनॉमिक्स अलग है और गवर्नेंस अलग है। फिर भी दिस इज व्हाई पर्सपेक्टिव मैटर। क्यों पर्सपेक्टिव मैटर है? व्हेन वी स्टडी सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया एज इट विथ इट्स यूनिक एक्सपीरियंस एंड रिलेटेड। हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सोशल साइंस अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग हमारी हिस्ट्री रही है, अलग अलग कल्चर रहा है और अलग अलग हमारी इकोनॉमी रही है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज प्लूरल एंड डाइवर्स। हमको क्या डिस्क्राइब करना है? प्लूरल और डाइवर्स एरिया। बट डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर, बट डाइवर्सिटी हमारे कल्चर का डिस्क्रिप्शन नहीं है। इट आल्सो सेव क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। ये जो है वो लैंग्वेज पॉलिसी का क्वेश्चन है। एसेस टू पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें सोशल साइंस अपने इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम विदेशों से तुलना नहीं कर सकते। भारत का अलग कल्चर है, अलग डाइवर्सिटी है, अलग ज्योग्राफी और अलग हिस्ट्री है। तो उस हिसाब से देखें तो हमारी इंडिया में अलग अलग चीज, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी रिलीजन भी अलग है हमारा। कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। अपना जो इंडिया है वो इंडियन सेकुलरिज्म है। हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब होता है किसी भी धर्म को ना मानने वाला, मतलब हिंदू मुस्लिम सब आपस में सभी एक है। इस वजह से हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं है, ना तो हमारे देश की कोई एक परमानेंट लैंग्वेज है, ना ही हमारे देश का कोई एक परमानेंट धर्म है। सेम हम जो है वो सेकुलर कंट्री है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी हम इंडिया में किस प्रकार से समझ सकते हैं, यही हमें सोशल साइंस इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से सिखाती है। आगे देखते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक लाइफ। अब समझेंगे जो हमने अभी पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस इंडियन पर्सपेक्टिव। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमारा वर्क कैसे करती है चीजें देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है जस्टिस। इंडिया में जस्टिस 3 टाइप में है। जस्टिस इंडिया में 3 टाइप में। कौन कौन से जस्टिस हैं? देखिए अभी हमने देखा था और हाँ, ये अपना प्रियम्बल है, ये ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज का ये हमारा प्रियम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी हमारी बुक जैसे ही खुलती है, पहला पेज है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल मींस प्रस्तावना। ये हमारा प्रस्तावना है। इसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, सबसे पहला वर्ड है। हैविंग सुलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic। sovereign, socialist, secular, democratic republic। संप्रभुता, समानता और एक सांप्रदायिक, हमारा सांप्रदायिक पूर्ण गणतंत्र देश है हमारा। एंड द सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। हमारे इंडिया में न्याय कितने टाइप से? एक तो सोशल न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। लिबर्टी ऑफ थ्रू एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। हमें स्वतंत्रता किस किस की मिली है? थ्रू की,
एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेस करने की चीजों की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। 5 हमारी स्वतंत्रता है, 3 हमारे न्याय है, 5 लिबर्टी है, 3 जस्टिस है, इक्वलिटी हम सब आपस में समान है, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of nation. In our constitutional assembly, it's 26th day of November 1949 do 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लागू नहीं हुआ था, लागू 26 जनवरी को 1950 को हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। Hereby adopt and enact and to give to ourselves this constitution, ये हमारा पूरा प्रियम्बल है, ये हमारा पूरा प्रियम्बल है। आगे पढ़ते हैं, अगर आपको देखना है तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं। द पास्ट ऑफ द मेकिंग मॉडर्न इंडिया, पास्ट में जो बीत गया उससे हमारा इंडिया, जो आज का इंडिया है वो कैसे बना। द अंडरस्टैंड इंडिया टुडे, जो भी हम आज इंडिया को देख रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द पास्ट शेप्ड प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन एंड आइडेंटिटीज, कॉलोनियल रूल इन्फ्लुएंस एंड रेवेन्यू सिस्टम। आगे एजुकेशन, transport, industries, and patterns of inequality. The freedom struggle shaped ideas of right, justice, and citizens and helped create a commitment to democratic governance. This historic understanding helps us see that present day debates and laws about equality, development, and national integration have deep roots, and they cannot be understood only by looking at current events. जो भी हम आज इंडिया देख रहे हैं वो सब हमारे पास्ट में जितने भी योद्धा हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनके मूवमेंट से, उनके चलाए गए युद्ध से, ये सब चीजों से आज जो इंडिया बना है वो सब एकजुटता से अपना इंडिया बना है। गवर्नेंस फ्रॉम द विलेज ऑफ द नेशन। अब देखिए हमारी गवर्नमेंट नेशन और विलेज में कैसे है। इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद सेवरल लेवल। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अलग अलग लेवल में। अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस इन इंडिया मींस अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीजन एंड मेन इंप्लीमेंट डिफरेंट लेवल। इसका मतलब ये है कि कैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने डिसीजंस लेती है विलेज लेवल में और अर्बन लेवल में और रूरल लेवल में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज डिसीजन मेकिंग। देखो जो विलेज लेवल में अपनी गवर्नमेंट है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई थी, जिसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। देखिए 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायत आई थी, और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नगर पालिका आई थी। ये विलेज लेवल में काम करते हैं, विलेज और नगर पंचायत लेवल में काम करते हैं। ठीक, यही लिखा है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट स्ट्रेंथ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ओपन डिस्कस मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड वाइडर पार्टिसिपेशन। लोकल एरिया में पंचायत में 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए 92-93 में, जिसके थ्रू हमारे विलेज लेवल में पंचायत राज आया, उससे नगर पालिका आई 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे। तो जो गवर्नमेंट है वो लोकल एरिया में अलग तरीके से काम कर रही है और अपर एरिया में अलग तरीके से काम कर रही है। हमारे लोअर लेवल गवर्नमेंट है। सेम आगे एनवायरमेंट एंड, इसके बारे में और बढ़िया तरीके से समझेंगे। अभी केवल इसमें हम समझ रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, बाकी इसके बारे में अलग टॉपिक में बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। एनवायरमेंट एंड लाइवलीहुड, एनवायरमेंट कैसा है और रहने के उस एनवायरमेंट में जीवन कैसे हम यापन कर सके। देखिए नेचर शेप्स लाइवलीहुड इन पावरफुल वेज इन इंडिया। नेचर के हिसाब से तो अपना इंडिया बहुत पावरफुल है। मॉनसून इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, रिवर सपोर्ट इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड फॉरेस्ट सपोर्ट बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड लोकल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंट इशू हियर ऑफन
इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल एंड जस्टिस। देखिए अपने इंडिया में मौसम बहुत जबरदस्त है, एग्रीकल्चर के लिए रिवर्स मॉनसून टाइम पर आता है, खेती बढ़िया तरीके से होती है, हर मौसम हर मंथ में टाइम पर मौसम आ जाता है, जिससे कि हमारी खेती बहुत बढ़िया होती है। फॉरेस्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, रोड्स वगैरह बहुत बढ़िया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट रहने के लिए तो बहुत अच्छा है इंडिया। फॉर इंस्टेंस डिफॉरेस्टेशन, वाटर सेक्रेसिटी, फ्लड्स एंड पॉल्यूशन अफेक्ट कम्युनिटी डिफरेंटली। लेकिन धीरे धीरे ये हो रहा है कि अपना जो इंडिया है वो कई पॉपुलेशन से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाटर की कमी हो रही है और पॉवर्टी ज्यादा बढ़ रही है, गरीबी फैल रही है, काम करने की चीजें कम हो रही है, बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है, जिससे कि एनवायरनमेंट में रहने के लिए इफेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी अपना देखा जाए तो भारत बहुत ज्यादा पावरफुल है रहने के हिसाब से। अगला आगे इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इंडिया में इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट में क्या क्या चीज है। इकोनॉमिक्स लाइफ शेप्स आवर डेली चॉइसेस बिकॉज लाइवलीहुड इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट अफेक्ट व्हाट वी कैन अफोर्ड एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी वी कैन एक्सेस। जीवन जीने के लिए इकोनॉमिक्स भी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में हमारा अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो रहेंगे कैसे। इस हिसाब से वर्क इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम एग्रीकल्चर। भारत में अपने कौन कौन सी ज्यादा वर्क है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, क्राफ्ट हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट, रिटेल एंड सर्विसेज विद मेनी पीपल डिपेंडिंग ऑन सीजनल और इनफॉर्मल जॉब्स एंड अनसर्टेन इनकम। इनकम के लिए अपने इंडिया में कई कई तरीके से लोग काम करते हैं, जैसे रिटेलर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, फैक्ट्रीज एंड क्राफ्ट, जिससे कि अपने इंडिया की इकोनॉमिक्स अच्छी है, ठीक ठाक है। डेवलपमेंट कैन इंप्रूव रोड। डेवलपमेंट से रोड इंप्रूव होता है, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल एसेस, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट, बट इट्स बेनिफिट आर नॉट शेयर्ड इक्वली अक्रॉस रीजन एंड सोशल ग्रुप। ये डेवलपमेंट तो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें बराबर तरीके से, लेकिन सबको इक्वल नहीं इसका फायदा मिलता है। इंडियन पर्सपेक्टिव देयरफॉर आस्क हु गेन हु रिमेन्स एक्सक्लूडेड एंड हाउ प्राइसेस, वेजेस एंड पब्लिक सर्विस। कैसे रोजमर्रा की चीजें होती हैं, वेजेस कितना रहता है, खर्चा कितना रहता है, ये सब चीजें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो बढ़िया है। एंड इंडिया पर्सपेक्टिव इनकरेज यूज टू कनेक्ट डिसिप्लिन रेदर देन कीपिंग देम सेपरेट। अ सिंगल इशू सच एज माइग्रेशन, ड्रॉट, सूखा, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन ओवरक्राउडिंग इन्वॉल्व। ये भी अपने भारत में बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग है, ड्रॉट है, सूखा है, जिससे कि जो भारत बाहर के लोग माइग्रेट करते हैं अपने कंट्री में, तो उनके लिए काम करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे इन दिस वे द सब्जेक्ट एट अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग our own lives and our country and for developing the habit of thinking carefully, fairly and responsible public decision। ये सब चीजें पब्लिक डिसीजन पर रहती है। तो बच्चों हमने सोशल साइंस का पहला चैप्टर खत्म कर दिया है। चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइंस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज द स्टडी ऑफ। सोशल साइंस बेस्ट डिस्क्राइब किसका है, किसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है? ह्यूमन सोसाइटी, रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशन। सही है। देखिए पास्ट इवेंट्स पे तो हिस्ट्री करती है, और नेचुरल रिसोर्सेज पे तो ज्योग्राफी करती है, ओनली मार्केट एंड प्राइसेस पे इकोनॉमिक्स करती है, लेकिन ये तीनों पे कर रही है। द डिसिप्लिन दैट स्टडी एंड अर्थ का डिसिप्लिन किसमें रहता है? ऑब्वियसली ज्योग्राफी पर, हम पढ़ चुके हैं। अगला थर्ड, which of the following best shows the overlap of disciplines in social science। सबसे बढ़िया ओवरलैप डिसिप्लिन सोशल साइंस में क्या है? ए हिस्टोरिकल इवेंट हैज नो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। क्या हिस्टोरिकल इवेंट ने इकोनॉमिक पर कोई इफेक्ट नहीं किया? अगला, एक क्लाइमेट इवेंट कैन अफेक्ट लाइवलीहुड एंड गवर्नमेंट प्लानिंग। क्या एक क्लाइमेट इवेंट लाइवलीहुड, रोजमर्रा के जीवन पर और गवर्नमेंट की प्लानिंग पर इफेक्ट करती है? अगला देखते हैं, ज्योग्राफी नेवर अफेक्ट पॉलिटिक्स। क्या ज्योग्राफी पॉलिटिक्स पर अफेक्ट नहीं करती? इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कनेक्टेड। इसमें से जो सबसे बेटर ऑप्शन है, क्लाइमेट इवेंट कैन अफेक्ट लाइवलीहुड एंड गवर्नमेंट प्लानिंग। चलिए, एक की पर्पस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस इज टू। की पर्पस के हिसाब से सोशल साइंस की स्टडी क्या है?
avoid question, develop formed in informed responsible citizens, learn only dates and definitions, study society without values। इस हिसाब से क्या बढ़िया है? सबसे बढ़िया है डेवलप इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजनशिप। आगे देखते हैं, आगे देखिए ये 1 एंड सेकेंड वाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द कोर आइडियाज ऑफ सोशल साइंस? कौन सा आइडिया इसमें ट्रू है रिस्पेक्ट कोर आइडियाज ऑफ सोशल साइंस के हिसाब से? देखिए, सोशल साइंस स्टडी सोसाइटी थ्रू एविडेंस, रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी। क्या सोशल साइंस स्टडी करती है सोसाइटी, एविडेंस, रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी पर? सोशल साइंस फोकस्ड ओनली ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इग्नोरेंस इंस्टीट्यूशन। क्या सोशल साइंस केवल फोकस करती है? केवल वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफन ओवरलैप इन रियल लाइफ इश्यूज। बिल्कुल सही बात है। अगला, सस्टेनेबिलिटी encourage decision that consider long term impact and future generating। इसमें से देखिए, जो पहले सेकेंड तो बिल्कुल खत्म है, सेकेंड तो ये वाला खत्म हो जाएगा। 1 3 4 सेकेंड ये वाला भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1 3 4 और 1 4 में देखिए कौन सा सही हो सकता है। क्या 1 3 पहला तो ठीक है, तीसरा भी ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी इनकरेज डिसीजन द कंसीडर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड फ्यूचर जनरेशन, ये भी ठीक है। तो मतलब कि इसमें जो सही हो जाएगा हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला चैप्टर था। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना सकते हैं अपने क्लास 9th के एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर के। ये फिल इन द ब्लैंक्स है एंड आगे मैचिंग है। तो आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, और बाकी कोई जरूरत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सबका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।